अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब लोगों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप सब लोगों ने टाइटैनिक मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये फ़िल्म देखी भी हो, लेकिन अगर किसी ने ये फ़िल्म नहीं भी देखी तो कम अज़ कम आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। 1912 में बनने वाला ये उस वक़्त का सबसे बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने इस जहाज़ के बारे में ये दावा किया था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा। लेकिन ये अपने पहले ही सफ़र के दूसरे दिन अटलांटिक ओशन में डूब गया और इस पर सवार मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जहाज़ के साथ ही डूब गई। आखिर क्या वजह थी कि जिस कंपनी ने यह जहाज़ बनाया था उसने इसके बारे में इतना बड़ा दावा किया कि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है, और आखिर क्या वजूहात थी कि यह जहाज़ अपने पहले ही सफ़र के दौरान डूब गया। आज हम टाइटैनिक के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि इस जहाज़ को बनाने के दौरान आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था कि कंपनी ने इस जहाज़ के बारे में इतना बड़ा दावा कर दिया, और आखिर ऐसी कौन सी वजूहात बनी कि यह जहाज़ अपने पहले ही सफ़र के दौरान डूब गया। आइए आज इसको सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। ये एक ब्रिटिश जहाज़ था जिसको व्हाइट स्टार लाइन एक कंपनी ने तैयार किया था। इस कंपनी ने इस जहाज़ के बारे में दावा किया था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये जहाज़ कभी भी नहीं डूबेगा। 17 सितंबर 1908 को ये जहाज़ बनना शुरू हुआ। तकरीबन 3 साल और 7 माह के अरसे के बाद ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ और इसको अपने पहले सफ़र के लिए रवाना कर दिया गया। उस वक़्त इस जहाज़ की तकरीबन $7.5 मिलियन लागत आई। अगर आप इसको आज के दौर में कैलकुलेट करें तो तकरीबन $400 मिलियन से भी ज़्यादा की कीमत बनती है। 1912 में ये उस वक़्त दुनिया का एक सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसकी लंबाई तकरीबन 269 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 53 मीटर थी। इस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज़ अपने सफ़र के पहले दूसरे दिन ही अटलांटिक ओशन में ही डूबकर ख़त्म हो गया और मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद और अमला इस जहाज़ के साथ ही डूब गया। इस जहाज़ ने जब अपना पहला सफ़र शुरू किया तो इस जहाज़ पर हर किस्म के लोग मौजूद थे, जिनमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, इसके अलावा अमीर तरीन लोग और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अमेरिका की तरफ अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे, क्योंकि इस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ शुरू किया था। ये जहाज़ किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इसमें हर वो सहूलत मौजूद थी जो कि एक 5 स्टार होटल में दी जाती है। इस जहाज़ में A क्लास, B क्लास और C क्लास के दर्जे बनाए गए थे। इस जहाज़ में तकरीबन 2224 लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिर और जहाज़ का अमला शामिल है। ये जहाज़ उस वक़्त का एक बहुत ही लग्जरी और बहुत बड़ा जहाज़ था। ये जहाज़ शायद 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। आप यूँ समझ लीजिए कि इस जहाज़ में हर वो सहूलत मौजूद थी जो कि 5 स्टार होटल में मौजूद होती है। इस जहाज़ में A क्लास, B क्लास और C क्लास किस्म की कैटेगरीज थी, जिनमें मुख्तलिफ लोग सवार थे। इस जहाज़ में हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्कश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 2 रेस्टोरेंट, एक जिम, लाइब्रेरी और हर वो सहूलत मौजूद थी जो कि एक 5 स्टार होटल में सहूलत दी जाती है। इस जहाज़ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने तैयार किया था और उस कंपनी ने इस जहाज़ को कुछ इस किस्म के मटेरियल से बनाया था कि उसने इसके बारे में दावा किया कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है। इस जहाज़ में हर किस्म के जदीद आलात नस्ब थे, जिसमें इस जहाज़ के इंजन, रेडियो ट्रांसमीटर, इसके अलावा दीगर जहाज़ के जो अहम आलात थे वो उस वक़्त के जदीद तरीन आलात थे। टाइटैनिक कोई आम किस्म का जहाज़ नहीं था, बल्कि ये उस वक़्त का जदीद तरीन जहाज़ था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज़ को इस मटेरियल से बनाया था कि आखिरकार उन्होंने इसके बारे में अनसिंकेबल होने का दावा किया। इस जहाज़ को जदीद किस्म के इंजन लगाए गए, इस जहाज़ के अंदर जदीद किस्म के रेडियो ट्रांसमीटर लगाए गए, इसके अलावा नीचे वाटर कंपार्टमेंट्स बनाए गए और इस जहाज़ की निचली तह को डबल तरीके से लगाया गया, ताकि अगर किसी न किसी सूरत में जहाज़ की नीचे वाली तह एक टूट जाती है या ख़राब होती है तो जहाज़ दूसरी तह पर सफ़र करेगा। इस तरह
तरह के जदीद आलात को मद्देनजर रखते हुए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज के बारे में अनसिंकेबल होने का दावा किया। इसके अलावा इस जहाज पर तकरीबन 48 लाइफ बोट लगाई गई, लेकिन जब यह जहाज डूबा तो सिर्फ 20 लाइफ बोट काम आ सकी और तकरीबन 1178 मुसाफिरों ने उन लाइफ बोट से अपनी जान बचाई, जबकि दूसरी लाइफ बोट काम ना आ सकी। 10 अप्रैल 1912 जब इस जहाज ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ सफ़र शुरू किया तो अपने सफ़र के पहले ही दिन इस जहाज को आइसबर्ग वार्निंग मौसूल होना शुरू हो गई। समुंदर में जितने भी जहाज सफ़र कर रहे होते हैं वो आइसबर्ग को देखकर सिग्नल एक दूसरे जहाज को भेजते रहते हैं ताकि सब जहाज अपने सफ़र के दौरान आइसबर्ग से मोहतात रहें। आइसबर्ग एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ होता है जो कि समुंदर के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र कर रहा होता है। ये एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है और इसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा समुंदर के ऊपर जबकि बहुत ज़्यादा हिस्सा समुंदर के पानी के नीचे की तरफ होता है। टाइटैनिक को अपने सफ़र के पहले ही दिन दूसरे जहाज़ों की तरफ से आइसबर्ग वार्निंग मौसूल होना शुरू हुई, मगर टाइटैनिक के अमले ने इस आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर किया और उन्होंने उसी स्पीड के साथ जहाज़ को आगे की तरफ रवाना रखा क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की तरफ से इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को यह खुसूसी तौर पर ऑर्डर था कि आपने स्पीड कम नहीं करनी क्योंकि इस जहाज़ ने 6 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचना था और कंपनी ये चाहती थी कि अगर ये जहाज़ बिल्कुल अपने टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो कंपनी का नाम और रोशन होगा और जहाज़ पर लोगों का यकीन बढ़ेगा और मज़ीद अगले दिनों में इस जहाज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। लिहाजा टाइटैनिक के अमले ने आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर करते हुए उसी स्पीड के साथ सफ़र जारी रखा। 12 अप्रैल 1912 रात का वक़्त था और इस रात चांद भी नहीं निकला था और समुंदर के ऊपर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। लिहाजा चांद ना निकलने की वजह से समुंदर पर अंधेरा था और बहुत ज़्यादा दूर तक नज़र काम नहीं कर रही थी। जहाज़ के ऊपर एक क्रो नेस्ट बनाया जाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक छोटा सा कैबिन होता है और यहाँ पे अमले का एक आदमी हर वक्त रात को बैठा रहता है ताकि वो जहाज़ के आगे आने वाली ट्रैफिक को देख सके और इन टाइम अमले को इतला दे सके। जहाज़ के ऊपर जो क्रोज नेस्ट होता है वहाँ पे फ्रीडरिक फ्लीट नामी शख्स बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसके अलावा ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही थी। शख्स ने टाइटैनिक के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा। आइसबर्ग बिल्कुल टाइटैनिक के करीब पहुंच चुका था। इस शख्स ने फौरन 3 दफ़ा घंटी बजाई। इसके अलावा उसने फ़ोन करके स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स को इतला दी कि फ़ौरन जहाज़ का रुख तब्दील किया जाए क्योंकि जहाज़ के बिल्कुल करीब आइसबर्ग पहुंच चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यूं टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकरा चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ एक साइड से घिसता हुआ चला गया जिसके वजह से उसके एक साइड पर बॉडी के नीचे डेंट पड़ चुका था और समुंदर का पानी जहाज़ के अंदर जाना शुरू हो चुका था। टाइटैनिक के नीचे जो वाटर कंपार्टमेंट्स बने हुए थे वो बहुत जल्द भरना शुरू हो गए। इस तरह बिल्कुल थोड़ी सी देर में तकरीबन 6 वाटर कंपार्टमेंट्स फुल हो चुके। अगर आप दूसरी तरफ टाइटैनिक में मौजूद मुसाफिरों का अंदाजा लो तो टाइटैनिक में मौजूद लोग इस बात से कतई परेशान नहीं थे कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका था। उनके नज़दीक जो टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने इसके बारे में दावा किया था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है, लिहाजा वो समझते थे कि अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा भी गया है तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि ये जहाज़ कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन बहरहाल उनका अंदाज़ा गलत साबित हो चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ एक साइड से टकराया था, एक साइड से घिसता हुआ उसके ऊपर डेंट पड़ चुका था और उसकी बॉडी वहां से फट चुकी थी। लिहाजा टाइटैनिक के नीचे जो कंपनी ने डबल तह लगाई हुई थी वो किसी काम ना आई क्योंकि साइड पे तो सिंगल तह थी और वो सिंगल तह उस वक्त तक फट चुकी और समुंदर का पानी बड़ी तेजी से टाइटैनिक के अंदर जमा होना शुरू हो चुका था। जहाज के अंदर मौजूद मुसाफिरों की लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के 20 मिनट बाद टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपने अमले को यह हुक्म दिया कि लाइफ बोट के जरिए लोगों को टाइटैनिक से बचाना शुरू किया जाए। लिहाजा जब लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारा गया तो जिस लाइफ बोट्स में 65 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी उसमें सिर्फ 26 लोग बैठे। इस तरह तकरीबन आधे से ज्यादा लाइफ बोट्स बिल्कुल खाली उस समुद्र में उतारी गईं। लोगों ने इस बात की कतई परवाह नहीं की कि टाइटैनिक डूब रहा है और हम लोग लाइफ बोट में बैठकर अपनी जिंदगी बचाएं। रूल्स के मुताबिक सबसे पहले बच्चों और औरतों को लाइफ बोट में बिठाकर समुद्र में उतारा गया।
जब टाइटैनिक के 6 वाटर कंपार्टमेंट भर चुके थे और उसकी अगली सिमत में पानी ज्यादा जमा हुआ तो उसका बैलेंस खराब हो गया और टाइटैनिक अगली सिमत में समुद्र के नीचे डूबना शुरू हुआ। जब टाइटैनिक समुद्र में डूबना शुरू हुआ तो लोगों में हलचल मच गई। इस दौरान बहुत से लोगों ने लाइफ बोट पर छलांगे लगाई, लेकिन बहरहाल वो जिंदगी की बाजी हार चुके थे। बहुत से लोगों ने इसको अपनी किस्मत मान लिया और वो टाइटैनिक के अंदर ही मौजूद रहे और उसके साथ ही डूब गए। बहुत से लोगों ने समुद्र में छलांगे लगाई, लेकिन उस वक्त सर्दी इतनी ज्यादा थी और समुद्र के पानी का दर्जा हरारत माइनस में था, वो लोग सर्दी से मर गए। इस तरह तकरीबन कुल मिलाकर 1500 लोग टाइटैनिक जहाज के साथ ही समुद्र में डूबकर मर गए। टाइटैनिक जहाज के जब अगले हिस्से में पानी जमा होना शुरू हुआ तो टाइटैनिक का बैलेंस खराब हो गया और अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया, जबकि पिछला हिस्सा समुद्र से बाहर निकल गया और कुछ ही देर बाद यह जहाज दरमियान में से टूटकर समुद्र में डूब गया और इसके दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर समुद्र में जा गिरे। और यूं उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन जहाज, जिसकी कंपनी ने इसके बारे में अनसिंकेबल होने का दावा किया था, वो अपने सफर के पहले ही दूसरे दिन अटलांटिक ओशन में डूब गया। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से ये जहाज, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया था ये कभी नहीं डूब सकता, वो डूब गया? आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद ब्रिटिश और अमेरिकन मुख्तलिफ कमेटीज़ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें सामने आई उनमें से सबसे पहली गलती ये थी कि कंपनी की तरफ से एडवर्ड स्मिथ, जो कि टाइटैनिक के कैप्टन थे, उनके ऊपर यह प्रेशर था कि टाइटैनिक की स्पीड को किसी भी तरीके से कम नहीं करनी। लिहाजा टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराया तो तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा था। इसकी दूसरी एक और वजह यह कि जब क्रोज नेस्ट पर वाक़या शख्स ने आइसबर्ग को सामने देखकर स्टीयरिंग मैन को फ़ोन किया कि आइसबर्ग हमारे लेफ्ट साइड पे है, लिहाजा आप टाइटैनिक को राइट साइड पे घुमा, तो स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स ने परेशानी के आलम में टाइटैनिक को बिल्कुल उसी तरफ घुमा दिया जिस तरफ आइसबर्ग मौजूद था। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।